नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जल्द प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से इस बात का जवाब भी मांगा है कि जब प्रदेश में लोकायुक्त लागू ही नहीं है तो प्रदेश में फिलहाल लोकायुक्त के ऑफिस के नाम पर कई करोड़ रुपए से ज्यादा कहां खर्च हुए हैं। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं जिसके पास ये अधिकार हो कि वह बिना शासन के पूर्व अनुमति के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कर सके। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के नाम पर प्रचारित किया जाने वाला विजिलेंस विभाग भी राज्य पुलिस का ही एक हिस्सा है, जिसका पूरा नियंत्रण पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय के पास ही रहता है। ऐसे में प्रदेश में पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच व्यवस्था के लिए लोकायुक्त की तैनाती की जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा है कि प्रदेश में जल्द ही लोकायुक्त नियुक्त कर लिया जाएगा। अभी विधानसभा की प्रवर समिति का निर्णय नहीं आया है और इस पर प्रवर समिति काम कर रही है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। वो चूंकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की प्रवर समिति उस पर काम कर रही है। प्रवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। प्रवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों से चली आ रही केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रवि मोहन अग्रवाल ने रानीखेत में नागरिकों और व्यापारियों से जनसंपर्क किया और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रवि मोहन अग्रवाल ने कहा कि जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है तब से हमने उनके नेतृत्व में औद्योगिक प्रवर्तता और अंत्योदय जैसी कई योजनाओं को साकार किया है। लोगों तक पहुंचकर सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही है। रानीखेत में वरिष्ठ नागरिक और नगर में व्यापारियों से संपर्क किया गया है। अंत्योदय के जरिए अनाज बांटना, रोजगार देना, औद्योगिक क्षेत्र में और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। 1 जून से 30 जून तक चलने वाले हमारे इस खास कार्यक्रम में हम रानीखेत में घर घर जाकर सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धि है, उनको घर घर तक ले जाकर के हम केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं लोगों को। और उसी क्रम में आज रानीखेत में सीनियर सिटीजन्स और यहाँ के जो आम नागरिक हैं घर घर जाकर के हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। जैसे कि अंत्योदय घर में जैसे अनाज बट रहा है फ्री में, अनाज अन्न देने का काम कर रहे हैं, बेरोजगार को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और तमाम औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर से लेकर के और कश्मीर से लेकर के और पूरे देश को जोड़ने के लिए जो मोदी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं और उत्तराखंड में विशेष तौर पर जो काम हुए उनको लेकर के हम जनता तक जा रहे हैं। उनकी उपलब्धि 9 वर्ष की उपलब्धि है, उसको लेकर के हम घर घर जा रहे हैं। जो हमारा 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये महाअभियान है। इसी के क्रम में आज हम रानीखेत में घर घर जाकर के और पत्रक के माध्यम से और जो भी हमारे सामग्री है उसके माध्यम से 9 साल की उपलब्धि बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत ने मीडिया के साथ बातचीत में आगामी लोकसभा चुनाव से लड़ने से लेकर हरीश रावत के चुनाव लड़ने को लेकर बयान जारी किया है। बता दें आपको कि हरीश सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिसके बाद चर्चा चल रही है कि यह सीट कांग्रेस के लिए गले की फांस बन सकती है। हरीश सिंह रावत ने कहा है कि हरीश रावत ने तो कहा भी नहीं है कि वह कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मैंने तो अपनी बात सबके सामने रख दी है कि मैं हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं। हरीश रावत इतने मीठे हैं कि वह कभी बोलते ही नहीं हैं कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। मैं तो फक्कड़ आदमी हूं। हम अपनी बात पार्टी से तो कर ही सकते हैं और मैंने अपनी बात भी पार्टी के सामने रख दी है। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी मैं नहीं था, बावजूद इसके पार्टी ने मुझे टिकट दिया। अंबिका सोनी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, जबकि उस वक्त मैं तैयार भी नहीं था। आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैंने सर्वे भी कराया है और
मैं 200% आश्वस्त हूं कि मैं हरिद्वार लोकसभा सीट जीत सकता हूं। अभी कोई बातचीत नहीं की, देखो जल्दीबाजी है। देखो, क्योंकि जब समय आएगा तो बातचीत करूंगा। देखिए, मुझे किसी कोई, देखो बड़े भाई हैं, हम तो चाहते हैं भाई उनका जीवन जितना उनका उम्र, ईश्वर गंगा माँ से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और कल्याण शरीफ की दरगाह पे मैं दुआ कर रहा हूँ, चंडी माँ से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हरीश भाई को, और पूरा 100 रिकॉर्ड बने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने उनका, कि वो इतनी उम्र जिए, गिनीज बुक में उनका नाम आया कि सबसे लंबी उम्र जीने वाले व्यक्ति हरीश राव जी ने। उनका आशीर्वाद हमको मिले, अभी तक हमको मिल रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ी को मिले उनका आशीर्वाद। वहीं पौड़ी में मानसून सीजन की शुरुआत होते ही कि कलेश्वर सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन एक बार फिर से बारिश के कारण सक्रिय हो गया है। हैरत की बात यह है कि बीते 1 साल में लोक निर्माण विभाग इस लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट नहीं कर पाया है और फिर सड़कों पर आ रहे पत्थर और मलबे को बार बार हटाने तक ही विभाग की कार्रवाई सिमट कर रह जाती है। दरअसल बीते साल सड़क चौड़ीकरण के चलते पहाड़ी को काटकर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया और फिर पहाड़ी का मलबा सड़क पर न आए इसके लिए सुरक्षा दीवार बनाई गई, लेकिन ये सुरक्षा दीवार बीते साल के मानसून में ही धराशायी हो गई। इसके बाद से दोबारा से सुरक्षा दीवार रखने की जहमत लोक निर्माण विभाग ने नहीं उठाई, जिससे ये लैंडस्लाइड जोन इस बरसात में भी सक्रिय हो गया और पहाड़ी से पत्थर और मलबा सड़क पर आ रहा है। वहीं पौड़ी विधायक ने भी, आपको बता दें कि उससे भी स्थानीय लोग लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट करने की मांग उठा चुके हैं। विधायक पौड़ी ने बताया है कि बजट अभाव में सुरक्षा दीवार नहीं लग पाई और जल्द ही सुरक्षा दीवार का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। इसमें पहले भी बात आई थी बरसात के सीजन में, और उस समय भी लोगों ने मेरे से बात करी, तो उस समय मैंने एक्शन से बात करी थी और उस समय जो है मलबा उठाने की बात हुई और उन्होंने उठाया भी, उस सड़क को खाली करा। लेकिन फिर आज मुझे लगा कि कुछ लोगों ने आज फिर आकर मेरे पास आए और ये बात रखी कि भाई वहाँ पर इस तरह का स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, लगातार मलबा ऊपर से आ रहा है। तो इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी से बात करी है और उन्होंने मुझसे जो बात की, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने बात की है एक्शन से और ये कहा है कि इसको तुरंत मलबा हटाने की व्यवस्था करें और जितने जैसे भी लगाने उनको लगाएं और उसके बाद उसमें अगर सुरक्षा दीवार लगनी है मिट्टी रोकने के लिए वो भी लगाएं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने देहरादून के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड और यूपी के ये सभी स्कूल जनरल मान्यता पर चल रहे थे, जिनमें बोर्ड परीक्षा नियमित तौर पर न कराने साथ ही अन्य नियमों को भी पूरा नहीं किया गया। सीबीएसई के संयुक्त सचिव एफिलिएशन की ओर से इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी एक प्रति शिक्षा विभाग के अधिकारी और सीबीएसई दून रीजनल के क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह को भी दी गई है। इन स्कूलों में से कुछ स्कूल पिछले कुछ साल से बोर्ड परीक्षा नियमित नहीं करवा रहे थे, जो कि मान्यता की शर्तों का उल्लंघन है। सभी विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की पुष्टि करते हुए सीबीएसई दून रीजनल के क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया है कि स्कूल कुछ जो है वो पिछले कुछ समय से रेगुलर संचालित भी नहीं रहे थे, जबकि कुछ स्कूलों ने खुद ही स्कूल बंद करने का पत्र सीबीएसई को लिखा था, जिन पर कार्रवाई के तौर पर इनकी मान्यता खत्म कर दी गई। मसूरी में शहीद स्थल झूला घर के निकट चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर कूड़े का अंबार लगा है, जिसको लेकर शहर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। बता दें आपको कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के अंदर देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं का रखरखाव स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर गंदगी का अंबार लगा है। पूर्व में भी इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को इसके रखरखाव के लिए कहा गया था, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे द्वारा पूर्व में भी जब माल रोड
का सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा था, वहाँ पे मलबे का ढेर लगा दिया गया था। फिर मेरा आग्रह किया गया स्थानीय प्रशासन से कि उसको वहाँ से तुरंत हटाया जाए, तो उसको हटा दिया गया था। लेकिन आज फिर वही दुर्दशा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे महापुरुष हैं और इनकी जब हम मूर्तियां लगाते हैं अपने शहर के अंदर, तो उनका रख रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होती है और स्थानीय निकाय को इस और पूर्ण ध्यान देना चाहिए। और अभी भी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर फिर से वही मलबा और वही वहाँ पे नाला खुला चल रहा है, मलबा से ढकी हुई है, मूर्ति के ऊपर भी कहीं ना कहीं मलबा रखा जा रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं उनको ध्यान में स्थानीय निकाय को रखना चाहिए। और मेरा पुनः आग्रह रहेगा उनसे कि तुरंत अतिशीघ्र, क्योंकि मेरी भी पूर्व में भी नगर पालिका अध्यक्ष से बात हुई थी, तो उनका आश्वासन मुझे दिया गया था कि वहाँ पर एक सुंदर चबूतरा और मूर्ति का जो रखरखाव के लिए उसका आगामी 29 तारीख को मुस्लिम समुदाय का त्योहार बकरीद पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में भी बकरीद की तैयारी को लेकर सभी व्यापारी अभी से ही अपनी दुकानों को सजाकर बैठ चुके हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी बकरीद की सुरक्षा को लेकर अभी से ही सतर्क नजर आ रहा है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि बकरीद को देखते हुए हमने सभी थानों में पीस कमेटी की मीटिंग की है और जो भी समिति शीला के हैं उन पर हमारी विशेष नजर रहेगी। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि धार्मिक त्योहार कोई भी हो उसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी है और जिसके लिए हम लगातार तैयार हैं। तो है परसों है और उसमें हमारे थाना वार हम लोगों ने जो है जो पीस कमेटी मीटिंग है उसकी कमेटी है उनकी मीटिंग हो गई है और हमने जो संवेदनशील इलाके हैं जो मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाके हैं वहाँ पर विशेष हमारी नज़र रहेगी। सब लोगों से बातचीत हो गई है, सारे अधीनस्थों को हमारे इंटेलिजेंस यूनिट को सबको हमने अलर्ट कर दिया है और जैसे अन्य धार्मिक त्यौहार पीसफुली संपन्न हुए ये भी जो आपका बकरीद भी बिल्कुल जनपद में पीसफुली हम लोग संपन्न कराएंगे। बुधवार को जिम कॉर्बेट नेशनल गाइड एसोसिएशन के तहत आपको बता दें कि गाइडों द्वारा रामनगर विधायक देवान सिंह बिष्ट को सौंपे गए ज्ञापन में गाइडों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के गार्जिया जोन में वर्ष भर खोले जाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद बुधानी ने कहा है कि गार्जिया जोन बफर जोन में है और पार्क प्रशासन ने इस जोन को 30 जून को बंद करने की तैयारी की है। कॉर्बेट पार्क का गार्जिया जोन एकमात्र ऐसा जोन है जहां पर महिला गार्ड तैनात है। यदि इस जोन को बंद किया जाता है तो महिला गाइड जो है बेरोजगार हो जाएंगी और उन्होंने कहा कि यदि जोन को बंद किया जाता है तो इन महिला गार्डों को पार्क के वर्ष भर खुले रहने वाले जोनों में तैनात किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। देहरादून में एक निजी होटल में महिला आयोग की अध्यक्ष कुमकुम कंडवाल के नेतृत्व में निर्भय भारत सशक्त नारी विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ ही महिला सशक्तिकरण हेतु कानूनी और वित्तीय जागरूकता को लेकर भी चर्चा की गई। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि महिला आयोग हमेशा ही महिला सशक्तिकरण को लेकर तत्परता से काम करता रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी जागरूक किया जा सके, इसीलिए आयोग द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल पर उतरकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। महिला आयोग के सौजन्य से उत्तराखंड राज्य महिला आयोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और जिस प्रकार से कि महिला सशक्त हो, महिला प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है कि उस तरह से ये सब चीज़ों को लेके हम लोग की वास्तव में महिला सशक्त तो हो रही है, लेकिन अभी कहीं हमें जागरूकता की आवश्यकताएं हैं। तो समय समय पर महिला आयोग जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें महिलाओं को लेकर कि महिलाओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर वह महिला अपने सशक्तिकरण की जानकारी तो देते हुए महिला सशक्त हो, समाज में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही है महिलाएं, लेकिन कहीं न कहीं महिला को अपनी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महिला आयोग जिस प्रकार से केसेस देखता है कि महिला आयोग के माध्यम से कि महिला अपने को सुरक्षित कैसे महसूस करे, अपने को लेकर किस तरह से वो आगे बढ़े, समाज में वो कंधे से कंधा मिलाकर वो चले, तो इन सब चीजों को लेके महिला जागरूकता को लेके आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
का बागेश्वर उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने बागेश्वर को विकास की धुरी बनाने का लक्ष्य लिया है। इसके तहत कुमाऊं के पहाड़ी जनपदों को तय किया गया है कि उसको लेकर वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने बागेश्वर विकास भवन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला में अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस दौरान बागेश्वर के अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने कहा है कि कार्यशाला का उद्देश्य बागेश्वर जिले के विकास का रोड मैप तैयार कर आर्थिक मजबूत करना है और जनपद स्तर पर जिला, राज्य और केंद्रीय विकास योजनाओं को संचालित करते हुए विकास करना है ताकि आगामी वर्षों में जनपद और राज्य की आय में वृद्धि हो सके। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी संचार को बढ़ाने को लेकर काम लगातार जारी है। इसके तहत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में राजस्व की तैयारियों के साथ ही आईटी कनेक्टिविटी के क्षेत्र को लेकर काम किया जा रहा है। कमेटी के सभापति उमेश शर्मा काऊ ने बताया है कि कमेटी के गठन के बाद समिति के द्वारा अभी तक 16 बैठकें आयोजित हो चुकी है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने 13 बिंदुओं के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग और विद्यालय शिक्षा विभाग समेत राजस्व विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित विषयों का निस्तारण किया है। आपको बता दें कि 13 जून 2017 को पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर एक समिति का गठन किया गया था, जिसके तहत पिछले 7 सालों से कई विषयों पर चर्चा की जा रही है। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, विद्यालय शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित विषयों पर जो भी प्रतिवेदन आते हैं उनका निस्तारण का काम, या जिस तरह अभी मैंने कहा साइबर आने वाले समय में तो साइबर की शिकायतें भी बहुत हमारे सदस्यगण उठाएंगे, उनका भी किस तरह से समाधान हो, इस और कैसे हम साइबर ठगी से बचें, उसके लिए भी रास्ता निकालने का सुझाव हम सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को सदन में देने का काम करें। वहीं पेयजल निगम, उत्तराखंड जल संस्थान, नायब तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग ने संयुक्त रूप से माल रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और नाले, खालों की साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही सीवर की लाइनें और पानी की लाइनों को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने बताया कि संयुक्त रूप से कई स्थानों का निरीक्षण किया गया और बरसात को देखते हुए चौक हुए नाले, खालों को खोला जाएगा। वहीं जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपन सिंह रावत ने बताया है कि कुछ स्थानों पर निजी भूमि होने के कारण दिक्कत आ रही थी, जिसे प्रशासन के सहयोग से पूरा कर लिया जाएगा। ये जो सर्वेक्षण था ये सभी लोगों के साथ मिलकर किया है। ये जो नदी नाले बंद हो रखे हैं, जो सिविल लाइन जो बंद हो रखी है उनके लिए था, और उनको जो लोग परेशान कर रहे हैं कि जो अपनी जमीन से नहीं जाने से पुराने नाले हैं उन्हें खुलवाने के लिए उन्हें दिया है कि भाई उन्हें करें, जो पुराना है उन्हें बनाए दोबारा से। अल्मोड़ा में द्वाराहाट नगर पंचायत का जैविक और अजैविक कूड़ा निस्तारण के लिए डंपिंग जोन राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनारायण मार्ग पर स्थित है, जिससे कि काफी समय से बहुत अधिक दुर्गंध फैल रही है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रा सीजन में जा रही चारधाम के श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालत इतना खराब हो चुका है कि उस स्थान पर कुछ समय के लिए भी लोग खड़े नहीं हो सकते। गौर करने वाली बात यह है कि नगर पंचायत द्वाराहाट द्वारा यहाँ पर यात्रियों के लिए सुलभ शौचालय का निर्माण किया है, मगर अभी तक न तो वहां पर पानी की व्यवस्था है और न ही टॉयलेट के लिए बनी सीटों पर मुकम्मल काम ही किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस स्थान पर नगर पंचायत द्वाराहाट ही नहीं बल्कि नगर पंचायत चौखुटिया का भी कूड़ा लाया जाता है और कूड़े को मुख्य मार्ग के अंदर बने डंपिंग यार्ड में न डालकर मुख्य मार्ग जो कि बद्रीनाथ राजमार्ग पर फैला दिया गया है, वहां पर इस कारण अधिक और दुर्गंध फैल रही है। जब इस बाबत हमारे संवाददाता शाह ने नगर पंचायत द्वाराहाट के अधिशासी अधिकारी से बातचीत की तो जवाब में उन्होंने कहा कि ये सब मेरे समय में नहीं हुआ, पिछले 6 महीने में इस समय के अंदर हुआ है और कि मेरे द्वारा यहाँ पर कर्मचारी लगा दिए गए हैं और शीघ्र ही इस पर काम भी चल जाएगा। उधम सिंह नगर की पुलिस ने भारी मात्रा में बन रहे अवैध देसी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें आपको, साथ ही 4 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 112 पेटी अवैध शराब समेत शराब बनाने के उपकरण और मशीनें भी बरामद कर ली है।
जानकारी के मुताबिक गुलर भोज स्थित एक फैक्ट्री में नकली शराब का काम जोरों पर चल रहा था और यहां पर केमिकल से शराब बनाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।